हिंदी पंचांग के अनुसार साल के प्रत्येक माह के नाम कैसे निर्धारित हुए हैं, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोग का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महीनों के नाम जानने से पहले हम लोगों को चंद्र मास जानना होगा और उसके लिए तिथियों का विस्तार से जानना अति आवश्यक है और साथ में नक्षत्रों का ज्ञान भी बहुत ही जरूरी है। फलित ज्योतिष को समझने के लिए हम लोगों को तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार के संबंध में जानना होगा। तभी किसी की भी जन्म कुंडली को देखकर समझा जा सकता है। प्राचीन ऋषियों ने अपने दिव्य ज्ञान और योग शक्ति से ग्रहों और नक्षत्रों के संबंध में सब कुछ जान लिया था। वे लोग अपनी आँखों से ही, यानी उस वक्त ना तो दूरबीन होते थे, ना ही टेलीस्कोप और ना ही किसी प्रकार के ऐसे उपकरण हुआ करते थे जिससे आकाशीय पिंड को मापा या नापा जाए। तो उन लोगों ने अपनी आँखों से ही राशि, नक्षत्र, ताराव्यूह, चंद्रमा, सूर्य और सभी ग्रहों की चाल, गति, स्थिति और संचार आदि को देखकर योग के बल से अपने शरीर स्थित सौर मंडल से तुलना कर आंतरिक ग्रहों की गति, स्थिति तथा उसके द्वारा होने वाले फलाफल का निरूपण निरंतर करते रहें। और ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान हमारे प्राचीन महर्षियों को वैदिक काल में ही था। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के विषय में भारतीयों ने न्यूटन और गैलीलियो से सैकड़ों वर्ष पहले ही ज्ञात कर लिया था। तिथियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर पूर्णिमा अमावस्या की चर्चा है। सूर्य और चंद्रमा या अन्य ग्रहों की दूरी फुटों, गजों या मीलों से नहीं मापी जाती है, इसे डिग्री या अंशों से मापी जाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इस भ्रमण के चक्कर में पृथ्वी से देखने वालों को कभी सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्री में दिखाई देते हैं तो कभी 180 डिग्री दूर दिखाई देते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही अंश पर, यानी एक ही डिग्री पर आ जाते हैं तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य की रफ्तार धीरे और चंद्रमा की रफ्तार तेज हो जाती है। हालांकि सूर्य एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, परंतु पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि सूर्य की रफ्तार कम हो गई है और चंद्रमा की रफ्तार तेज हो गई है। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्री पर आ जाते हैं तो सूर्य से चंद्रमा की रफ्तार तेज होने के कारण चंद्रमा आगे आगे बढ़ता दिखाई देता है और क्रमशः धीरे धीरे सूर्य और चंद्रमा में अंतर बढ़ने लगता है। यानी जब ये चंद्रमा सूर्य से आगे की ओर 0 से 180 डिग्री तक बढ़ता है, यानी हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 30 दिन का वक्त लगाता है। यानी जब ये चंद्रमा सूर्य से आगे की ओर 0 से 180 डिग्री तक बढ़ता है, हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 30 दिन का वक्त लगाता है। तो यदि चंद्रमा को अंशों में मापा जाए तो 360 डिग्री का 30वां हिस्सा 12 डिग्री का होगा। यानी चंद्रमा एक दिन में 12 अंशों की दूरी तय करता है। चंद्रमा 15 दिनों का शुक्ल पक्ष और 15 दिनों का कृष्ण पक्ष का होता है। 0 से 180 अंश तक शुक्ल पक्ष का और 180 से पुनः 0 अंश तक चंद्रमा कृष्ण पक्ष का होता है। 0 से 180 अंशों तक जब चंद्रमा और सूर्य की दूरी बढ़ती है तो शुक्ल पक्ष का चांद होता है। और फिर पृथ्वी का चक्कर लगाते वक्त जब चांद 180 से पुनः 0 अंश तक आता है, यानी परिक्रमा करता है, तो उस चंद्रमा और सूर्य की दूरी कम होने की वजह से उस समय का चांद
कृष्ण पक्ष का हो जाता है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस पिक्चर से समझते हैं। यहाँ चंद्रमा और सूर्य ठीक एक अंश पर है, यानी चंद्रमा और सूर्य की दूरी कम है, सूर्य के नज़दीक चंद्रमा है। और यहाँ आके जब चंद्रमा आगे बढ़ने लगता है, सूर्य से धीरे धीरे चंद्रमा आगे की ओर बढ़ने लगता है और एक अंश से धीरे धीरे 180 अंशों तक आने में उसको 15 दिनों का वक्त लगता है। तब इन 15 दिनों में चंद्रमा सूर्य से आगे बढ़ते हुए 180 अंशों पर आ जाता है और इसी 15 दिनों के अंतराल को शुक्ल पक्ष कहते हैं। और फिर ठीक इसके विपरीत चंद्रमा पृथ्वी का भ्रमण करते हुए धीरे धीरे सूर्य के समीप आने लगता है और सूर्य के समीप आने में पुनः 0 अंश आने में 15 दिनों का वक्त लगाता है और इस 15 दिनों के अंतराल को कृष्ण पक्ष का चांद कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तिथियों की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो जाती है। यहाँ इस चार्ट में शुक्ल पक्ष की तिथियों का अंश और कृष्ण पक्ष की तिथियों का अंश बताया गया है। जब चांद अमावस्या का होता है तो अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को शुक्ल पक्ष की तिथियां कहते हैं और पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियों को कृष्ण पक्ष की तिथियां कहते हैं। यहाँ इस चार्ट से शुक्ल पक्ष की तिथियों को समझते हैं। अमावस्या के बाद 0 से 12 अंश तक शुक्ल पक्ष की पहली तिथि यानी कि प्रतिपदा तिथि होती है। 12 से 24 अंशों तक द्वितीया तिथि, 24 से 36 अंशों तक तृतीया तिथि, 36 से 48 चतुर्थी तिथि, 48 से 60 अंशों तक पंचमी तिथि। ये सारे जितने चार्ट हैं यहाँ पे आपको जो अंश दिखाई दे रहे हैं ये सभी शुक्ल पक्ष की तिथियाँ हैं। इस तरह क्रम से प्रत्येक तिथि 12 अंशों की दूरी तय करते हुए 180 अंशों पर चांद आ जाएगा और जब 180 अंश पर चांद आएगा तो यह शुक्ल पक्ष का चांद कहलाएगा। यहाँ इस चार्ट से कृष्ण पक्ष की तिथियों को समझेंगे। चांद कैसे प्रत्येक तिथि 12 अंश से घटते हुए 180 अंश से 0 अंश तक आ जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं 180 से 168 अंश जो दिया हुआ है ये पूर्णिमा तिथि के बाद का ये सारा तिथि है, यानी 180 से 168 अंश तक कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा तिथि कहलाएगी। 168 से 156 वो द्वितीया तिथि होगी। 156 से 144 तृतीया तिथि, 144 से 132 चतुर्थी तिथि। इस तरह प्रत्येक तिथि में 12 अंश को घटाते हुए सबसे जो लास्ट में लिखा हुआ है 12 से 0 अंश तक ये 15वीं तिथि होगी जो कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कहलाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक तिथियों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब ये जो 30 तिथियाँ होती हैं ये चंद्रमा का महीना होता है, यानी 15-15 दिनों का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष मिलाकर एक चंद्रमास बनता है और 12 चंद्रमास का एक वर्ष होता है। महीनों का नाम जानने के लिए हम लोगों को इन 27 नक्षत्रों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा इन्हीं 27 नक्षत्रों का चक्कर लगातार लगाता है। और यहाँ जो नक्षत्र लिखा हुआ है इस चार्ट में अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका और क्रम से आगे बढ़ते हुए 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र जो कि चंद्रमा का अंतिम नक्षत्र होता है। और इन्हीं 27 नक्षत्रों में से ही हिंदू पंचांग में वर्ष का नाम निर्धारित किया गया है। हम लोगों को ये पता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो जाती है।
जब हमारे प्राचीन ऋषियों ने माह का नाम निर्धारित किया था, इन्हीं नक्षत्रों में से जो उस वक्त पूर्णिमा तिथि के वक्त जिस नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होता था, उसी नक्षत्र के अनुसार महीनों का नाम क्रम से रखा गया। पहला मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पड़ा, तो चित्रा नक्षत्र से उस मास का नाम चैत्र हुआ। जिस मास की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र पड़ा, उसका नाम वैशाख माह रखा गया। इसी तरह पूर्णिमा के ही दिन ज्येष्ठा के पड़ने से ज्येष्ठ मास, पूर्वाषाढ़ा के पड़ने से आषाढ़ मास, श्रावण से श्रावण माह या सावन माह जिसे कहते हैं, पूर्वा भाद्र से भाद्रपद जिसे भादो भी कहते हैं, अश्विन से आश्विन माह, कृतिका से कार्तिक माह, मृगशिरा से मार्गशीर्ष माह जिसे अगहन भी कहते हैं, पुष्य से पौष, मघा से माघ और पूर्वा फाल्गुनी से फाल्गुन माह निर्धारित हुआ। जब यह नियम बनाया गया था, उस समय से लेकर अब तक जो युग परिवर्तन हुआ है, युग परिवर्तन आप लोग जानते हैं कि युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जो ये युग परिवर्तन हुआ और इस युग परिवर्तन के कारण और नक्षत्रों की गति परिवर्तन से यदा कदा किसी किसी मास को पूर्णिमा के दिन 1 या 2 दिन इधर उधर परिवर्तन नज़र आता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में महीनों का नाम आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इसी के साथ फिर किसी नए टॉपिक का विषय लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्ते।